कौन है पंजाब का अमृतपाल सिंह जो खालिस्तान मूवमेंट को एक बार फिर से भड़का रहा है? क्या इंदिरा गांधी की तरह नरेंद्र मोदी को भी सिखों के चुनौती का सामना करना पड़ेगा? आखिर क्या था उस खालिस्तान मूवमेंट का इतिहास जिसने कई हिंदुओं के साथ सीएम पीएम तक को हिला डाला था? पिछले कुछ समय से पंजाब के सड़कों पर लगी लंबी भीड़, हाथों में गन और जोरदार नारों के बीच खालिस्तान शब्द लोगों के जहन में गूंज रहा है। खालिस्तान ये वो नाम है जिसके लिए इंडिया के सेकंड पार्टीशन की मांग हो रही है। लेकिन आखिर क्यों कुछ लोग खालिस्तान को अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, इसीलिए वीडियो को पूरा अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले हमारे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू, जिनका रियल नेम संदीप सिंह था, वो किसान आंदोलन के दौरान अपने भड़काऊ बयानबाजी से काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर बन गए थे। इसी दौरान दीप सिद्धू ने पंजाबी युवाओं के समर्थन के लिए वारिस पंजाब डे ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था। अमृतपाल सिंह भी दीप सिद्धू के सोशल एक्टिविटीज को सपोर्ट करता था और इस कारण जब दीप सिद्धू की मौत हुई तो अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब डे ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन गया। अब अमृतपाल सिंह को आज लोग भिंडरावाले पार्ट 2 भी कह रहे हैं। ये पंजाब के अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा में साल 1993 में पैदा हुआ था। मात्र 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद साल 2012 में अपने काम के लिए दुबई चला गया। वहाँ वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने लगा। लेकिन दीप सिद्धू के मौत के बाद अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब डे को संभालने के लिए दुबई छोड़कर पंजाब लौट आया और राजनीतिक बयानबाजी के साथ लीडर बनकर उभरने लगा। और अब अमृतपाल खुद को प्रो खालिस्तान लीडर कहता है। दोस्तों, आज फिर से पंजाब में उसी खालिस्तान मूवमेंट को अमृतपाल सिंह हवा दे रहा है, जिस खालिस्तान मूवमेंट के कारण वर्षों पहले पंजाब में कई हिंसक दंगे हुए और इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई। आइए जानते हैं खालिस्तान मूवमेंट की वो कहानी जो शुरू होती है साल 1929 से, जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया। अब इस प्रस्ताव को 3 समूहों ने मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें पहले मुस्लिम लीग को लीड करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना थे, दूसरे समूह में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो दलितों की अगुवाई कर रहे थे, और तीसरे ग्रुप में शिरोमणि अकाली दल को लीड करने वाले मास्टर तारा सिंह थे। जिस तरह जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान की मांग की, उसी तरह तारा सिंह ने भी सिखों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की थी, जिसमें तारा सिंह ने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों की मांग की थी। और जब आजादी का साल 1947 आया, तब इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे में पंजाब 2 पार्ट में टूट गया। तब फिर से पंजाब को भाषा के आधार पर अलग राष्ट्र बनाने की मांग पंजाबी सूबा आंदोलन के माध्यम से सिखों के नेता फतेह सिंह कर रहे थे। लेकिन उस समय भारत की आजादी के बाद बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने फतेह सिंह के मांग को मानने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद ये आंदोलन लगभग 19 साल तक चला। और साल 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सिखों की डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए पंजाब को 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें सिख प्रायोरिटी वालों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और थर्ड पार्ट बनाया चंडीगढ़, जो कि पंजाब हरियाणा दोनों के लिए कॉमन राजधानी था। लेकिन सिख कम्युनिटी भारत सरकार के इस फैसले से खुश नहीं थी, जिसकी नाराजगी आज भी दिखाई देती है। अब दोस्तों, इसके बाद आता है साल 1973 का वो दौर, जब एक बार फिर अकाली दल पंजाब के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग करते हुए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लेकर आए। अब इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस, करेंसी और फॉरेन पॉलिसी में ही अपनी इन्वॉल्वमेंट रखे, बाकी सारे डिसीजन पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी इस प्रस्ताव में कई धार्मिक मुद्दे इन्वॉल्व थे, जिसके कारण भारत सरकार के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार करना मुश्किल था। अब इसके बाद साल आता है 1977, जब पंजाब में पहली बार अकाली दल की सरकार बनी। अब पंजाब में अकाली दल की सरकार बनने के ठीक 1 साल बाद अकाली दल के कार्यकर्ताओं और निरंकारी सिख के बीच हिंसात्मक झड़प हो गई, जिसमें 13 अकाली दल मारे गए, क्योंकि अकाली सिख निरंकारी सिखों को सिख मानते ही नहीं। इस हिंसात्मक झड़प को लीड कर रहा था जरनैल सिंह भिंडरावाले। अब इस इंसिडेंट के बाद भिंडरावाले अपने भड़काऊ भाषणों से सिखों के बीच में फेमस होने लगा। वो जगह जगह पर पंजाब और सिखों के धार्मिक मुद्दों को उठाकर सरकार और हिंदुओं को लेकर कड़ा रवैया अपनाने लगा। और साल 1982 में भिंडरावाले ने शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अब इस आंदोलन के दौरान भिंडरावाले का जो भी विरोध करता, वो उसकी हत्या करवा देता। पंजाब केसरी के संस्थापक और एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या भी भिंडरावाले के अगेंस्ट में आवाज उठाने के कारण की गई थी। लेकिन भिंडरावाले के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसी दौरान भिंडरावाले अमृतसर के फेमस गोल्ड टेम्पल में रहने लगा और सिखों के 5 तख्त में सबसे ऊंचा तख्त अकाल तख्त से अपने भड़काऊ भाषण को देना जारी रखा, जिसके कारण पंजाब में हत्या का सिलसिला थम नहीं रहा। इसी दौरान साल 1983 में जालंधर के डीआईजी एएस अटवाल की गोल्ड टेम्पल में हत्या कर दी गई और कुछ दिनों के बाद ही एक बस में जा रहे कई हिंदुओं को बेवजह ही मार डाला
डाला गया। अब पंजाब में बढ़ती हिंसा को देखकर इंदिरा गांधी ने वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। साथ ही भिंडरावाले और उसके हथियारबंद समर्थकों को गोल्ड टेम्पल से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दे दी। अब दोस्तों आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत पहले भिंडरावाले को चुनौती दी गई कि वो गोल्ड टेम्पल को खाली कर दे, लेकिन ऐसा नहीं करने पर सेना द्वारा गोल्ड टेम्पल को घेरना शुरू किया गया। इस दौरान पंजाब से आने वाली सभी ट्रेनें और बस को रोक दिया गया, फोन के कनेक्शंस काट दिए गए और फॉरेन मीडिया को वापस भेज दिया गया। फिर 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगाकर 4 जून से गोल्ड टेम्पल में गोलीबारी शुरू की गई और 6 जून को भिंडरावाले को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन का देश भर में विरोध हुआ क्योंकि इसमें 83 जवान शहीद हुए और 249 घायल हो गए। साथ ही 493 नागरिक भी मारे गए और 1592 नए लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन कई सिख संगठनों ने इस ऑपरेशन के दौरान लगभग 3000 लोगों के मारे जाने का दावा किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कई निर्दोष लोगों के मौत के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित कई सिख नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही खुशवंत सिंह सहित कई सिख राइटर ने अपने अवार्ड भी वापस कर दिए। अब दोस्तों भिंडरावाले की मौत के बाद खालिस्तान समर्थकों का गुस्सा थम नहीं रहा था और इसीलिए 4 महीने बाद यानी कि 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने ही गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। अब प्रधानमंत्री की मौत के बाद साल 1984 में कई सिख विरोधी दंगों को हवा मिल गई, जिसके कारण 8000 से ज्यादा सिख मारे गए। खालिस्तान समर्थकों को इससे भी संतुष्टि नहीं मिली और उन्होंने भिंडरावाले की मौत का बदला लेने के लिए 23 जून 1985 में कनाडा में जा रहे एयर इंडिया की फ्लाइट को भी बॉम्ब से उड़ा दिया। इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल AS वैद्य की भी 10 अगस्त 1986 को 2 उग्रवादियों ने हत्या कर दी। इसके कुछ साल बाद 31 अगस्त 1995 को पंजाब सीएम बेअंत सिंह की कार के पास एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा दिया, जिसके कारण बेअंत सिंह भी मारे गए। हालांकि समय के साथ साथ धीरे धीरे खालिस्तान का मुद्दा शांत हो गया था, लेकिन हाल ही में अमृतपाल सिंह ने इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी। दोस्तों आज अमृतपाल सिंह के इरादे से एक बार फिर से पंजाब के साथ साथ पूरा भारत डर रहा, क्योंकि इसके लीडरशिप में हजारों की संख्या में हाथों में बंदूकें, तलवारें और भाले लिए उसी आंदोलन को उकसाया जा रहा है, जिस खालिस्तान आंदोलन ने भारत को काफी ज्यादा बुरा दिन दिखाया था। जिस भिंडरावाले के कारण खालिस्तान मूवमेंट के इस डार्क पास्ट में हजारों हिंदू और सिख भाइयों, कई कमांडर के साथ साथ पंजाब के सीएम और भारत के PM की भी हत्या हुई। उसी भिंडरावाले को अमृतपाल सिंह अपना आदर्श मानकर उसी खालिस्तानी मूवमेंट को एक बार फिर से दोहराने के लिए इस अमृतपाल सिंह ने ओपनली कह दिया है कि हमारे गृह मंत्री को भी वही अंजाम भुगतना पड़ सकता है जो साल 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को झेलना पड़ा था। तो दोस्तों अमृतपाल सिंह को लेकर आपकी क्या राय है? अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।